हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसएडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था माध्यिका और बहुलक का, उस लेक्चर के बाद में हम लोग का कंप्लीट सीटेट का मैथ का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। और आज मैं उसी सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सीटेट के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 दोस्तों। ठीक है, आज मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और हाँ दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। पूरा जिस तरीके का जिस लेवल का भी मैथ पूछा जाता है सीटेट में वो सारा कुछ मैं आप लोग को इस प्रीवियस ईयर के माध्यम से कवर अप कराने वाला हूँ। और डेली रात 9 बजे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट अब मिलने वाला है जब तक आप लोग का एग्जाम होगा जब तक। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दे दिया तो धनात्मक संख्याओं का योगफल दिया 63 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और धनात्मक दो संख्याएं हैं, इनका योगफल दे रखा है 63। और इनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या इन्होंने दे रखी है, पहली संख्या जो है हमारी x है। तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तभी तो निकालेंगे एक संख्या x दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो हम लोग को दूसरी संख्या भी तो चाहिए होगी। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल दोनों का योगफल है 63। ठीक है, पहली संख्या x है तो इस x को इस 63 में से घटाएंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या x जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या 63 माइनस x है, इसकी दोगुनी है। अब पूछ रहा है तो संख्याएं ज्ञात करो। तो पहली और दूसरी संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम लोग को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हम लोग को संख्याएं पता चल जाएंगी। x इक्वल टू इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 3 6 2 6 12 माइनस का 2x। ठीक है, इस माइनस के 2x को जब इस साइड लाएंगे क्योंकि अचर पद एक तरफ और अंक एक तरफ। ठीक है, अक्षर एक तरफ अंक एक तरफ, x प्लस का इधर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x इक्वल टू 126। 3x हो जाएगा, 2x और 1x 3x 26, 3 चौक 12 3 दूनी 6। ठीक है, 42 4 3 12 120 और 3 दूनी 6। x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई हमारी 42 42। x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो पहली संख्या तो हमारी x की वैल्यू 42 है तो 42 ही आ गई। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी पूछ रहा था तो 63 में से इस 42 को घटा देंगे क्योंकि x को हटाया है तो हमारी आ जाएगी 13। 3 में से 2 गया 1 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचे। दोनों को जोड़कर देखेंगे दोनों का योगफल 63 आएगा। 2 1 3 4 2 6। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। हर लेवल का क्वेश्चन मैंने आप लोग को रखा है, प्रीवियस ईयर के टोटल पूरे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन दिया 3 गुणा 10 की पावर 5 प्लस 4 गुणा 10 की पावर 3 प्लस 7 गुणा 10 की पावर 5 प्लस 5 बराबर है। मतलब ये किसके बराबर होगा, कुल मिलाकर इसको हल करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 गुणा 10 की पावर 5 है मतलब 10 की पावर 5, 10 को 5 बार लिखा होगा। ठीक है, तो सीधे से इसको 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहरा मतलब 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको हम 10 की पावर 5 लिख लेते, वही कराया तो हमने इसको केवल खोल लिया। ठीक है, और प्लस करवा रहा है, प्लस 4 गुणा 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो तो 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 जो होता है इसको खोलेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 को 10 की पावर 3 हम लोग लिख लेते हैं। ऐसे इसको लिखेंगे तो 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, प्लस का हो गया हमारा 5। इसको हम जोड़ लेंगे, 3 है 2 जीरो और 3 5 जीरो, 1 2 3 4 5। सिंपल वे में करा रहा हूँ दोस्तों फिर क्वेश्चन। ठीक है, इसकी जब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 2 3 जीरो और 4। ठीक है, 4 की 4 एकम 4 और 3 जीरो। आगे क्या हुआ, 700 है। ठीक है, 700 और आगे क्या दिया है 5। इसको सीधे से जोड़ देंगे, 5 0 7 4 0 3। ठीक है, काई दाई सैकड़ा हजार दशहरा लाख, 3,04,705 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, उन क्वेश्चनों में से ये भी है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। क्वेश्चन दिया है 5 4 2 6 3 का माध्य तथा माध्यिका का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग सीरीज को देखते हैं।
चाहे माध्य निकालें चाहे माध्य का निकालें, सबसे पहले हम लोग को सीरीज को देखते हैं। सीरीज को हम लोग को असेंबल करना होता है, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में इसको सबसे पहले व्यवस्थित करना होता है, जितने भी आंकड़े दिए होते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है, उससे बड़ी 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ठीक है, 2 3 4 5 6 आरोही क्रम में हम लोगों ने इसको असेंबल कर लिया। अब माध्य और माध्यिका, माध्य मतलब समांतर माध्य और माध्यिका का योगफल ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग को माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग निकालने के लिए 2 3 5 4 9 9 5 14 14 और 6 20। ठीक है, 6 4 10 5 15 5 20 20 हो गया। और पदों की संख्या 1 2 3 4 5, पदों की संख्या है 5, तो 5 चौक 20। ठीक है, ये हमारा आ गया माध्य। माध्य आ गया हमारा, माध्य निकालते हैं समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये तो हो गया हमारा माध्य। और वहीं हम लोग जब माध्य का निकालेंगे दोस्तों, माध्य का जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग अक्षरों को काउंट करते हैं, नंबर्स को काउंट करते हैं, तब देखते हैं सम है या विषम है। 1 2 3 4 5। माध्य का निकालने के लिए पदों की संख्या n है बराबर 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, n बराबर 5 है, 5 है हमारी विषम। ठीक है, जब विषम संख्या होती है तो विषम संख्या के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं माध्यिका का n+1/2 बाँ पद। ठीक है, बाँ पद लगाते हैं। n की वैल्यू है हमारी 5 प्लस का 1/2। ठीक है, 5 1 6/2, 2 1 2 3 6 बाँ पद। इस बाँ पद का रोल क्या होता है, यह हमारा आ गया 3 बाँ पद। ठीक है, 3 बाँ पद, 3 बाँ पद का मतलब है 1 2 3, इसकी माध्यिका आएगी 4। ठीक है, तीसरा पद हमारा कितना 1 2 3, तीसरा पद और 3 बाँ पद लिख रहा है 1 2 3, 3 बाँ पद चाहे इधर से देख लें चाहे इधर से देख लें, हमारा आएगा 4। ठीक है, तो हमारा इसका माध्य आ गया 4 और माध्यिका आ गई हमारी, माध्यिका भी 4। अब पूछ रहा है दोनों का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करने के लिए दोनों का क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 4 + 4 = 8, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दे दिया 0.33 और डिवाइड का चिन्ह है 0.11 को प्रतिशत में बदलो। दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था जब प्रतिशत लगाओ, ठीक है, जब प्रतिशत लगाना हो तो हम करते हैं गुणा 100, जब प्रतिशत हटाना होगा तो हम करते हैं बटे 100। ठीक है, अर्थमेटिक में पूरा मैंने परसेंटेज में आपको बिल्कुल बेसिक से कराया है। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 0.33 डिवाइड 0.11। अब पूछ रहा है इसको प्रतिशत में बदलो। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, गुणा 100 करनी होगी। ठीक है, गुणा 100 तो करनी है हम लोग को प्रतिशत में बदलने के लिए। अब हम देखें कि 2 से पहले ऊपर दशमलव, 2 के पहले नीचे दशमलव है। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव सीधा हटा देंगे हम लोग। किस तरीके से हटा देते हैं, क्योंकि जब सेम पोजीशन पे होता है तब। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ से सीधा से काट देंगे, 11 3 33 और इसकी गुणा कर देंगे आगे 3 की। जब 100 से गुणा करेंगे तो 300, यही हमारा राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर इस तरीके से ना करना चाहो तो हम लोग कर सकते हैं, तब हम लोग करेंगे 0.33 × 100 तो हमारा था ही। ठीक है, अब 0.11 हमारा है। ठीक है, इसकी जब गुणा करेंगे तो 3 3 और 2 0 और 2 से पहले दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव कहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर ये संख्या केवल 33 बचेगी। यहाँ पर हमारा दशमलव और यहाँ पर हमारा, ठीक है, इसके बाद दशमलव, तो ये संख्या हमारी क्या है, ऊपर तो पूरी 33 है, यहाँ पर दशमलव 11 हो गया। ठीक है, दशमलव 11 हो गया। इस दशमलव को जो हटाएंगे तो 2 अंक हैं, तो 2 के बाद दशमलव 2 अंक ऊपर जो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, फिर हम करेंगे 11 3 33, फिर भी हमारा 300 ही आने वाला है। ठीक है, इसलिए दशमलव जब सेम पोजीशन पर होते हैं ऊपर नीचे बटे में, तो उस दशमलव से दशमलव हम लोग सीधे हटा देते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा 2x + 1 सेंटीमीटर है। ठीक, कोई 2 वर्ग हैं जिसमें एक की भुजा x और दूसरे की भुजा 2x + 1 सेंटीमीटर है। इनके परिमापों का योगफल 100 है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, बड़ा वर्ग हो या छोटा वर्ग हो, जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम लोग को पहले भुजा चाहिए होगी। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2 वर्ग का, इसलिए हम लोग को पहले भुजा चाहिए होगी। तो 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा 2x + 1 सेंटीमीटर, इनके परिमापों का योगफल। तो पहले का परिमाप, ठीक है, प्लस सेकंड का परिमाप। ठीक है, परिमाप लिख लेते हैं यहाँ पर, परिमाप फर्स्ट प्लस सेकंड का हमारा कितना दे रखा है, 100, यही दिया। इनके परिमापों का योगफल 100 है। परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 गुणा, पहले की भुजा दे रखी x, ठीक है, दूसरे की भुजा दे रखी 4 गुणा भुजा होता है, दूसरे की भुजा दे रखी 2x + 1, और इसका योगफल दोनों को मिलाकर जो ऐड कर दिए तो योगफल हो गया, वो दे रखा है 100।
यहाँ से जो हम x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों वो कहीं ना कहीं दो वर्गों की भुजाएं हैं, ठीक है। भुजा x है और 2x + 1 है, x का जो भी योगफल निकाल देंगे तो वर्ग की भुजा पता लग जाएगी, वहाँ से हम लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग को भुजा की ज़रूरत पड़ने वाली है। 4x + 4 दूनी 8x + 4 एकम 4 = 100, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग इसको थोड़ा और ईजी बनाना चाहें तो 4 4 4, ठीक है। या तो हम लोग कर लें 4 दूनी 8 4 12, 8 4 12x प्लस का इसको उधर भेजेंगे तब 96 बचेगा। या तो हम लोग सीधे से यहाँ से 4 कॉमन लेकर 4 से डिवाइड कर दें, चलो वो प्रोसेस छोड़ते हैं। 8 4 12x = 100, और ये जो 4 है या अंक एक तरफ होंगे तो 100 - 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग का हुआ 12x = ये हो गया 96, ठीक है। 12 × 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96। तो यहाँ पर हमारा x = निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर में दोस्तों, तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें भुजा निकल कर आ गई x = 8 सेंटीमीटर। तो बड़े वर्ग का क्षेत्र, बड़ा वर्ग कौन सा हमारा 2x + 1, जाहिर सी बात यही बड़ा वर्ग होगा, ठीक है। जिसकी एक भुजा x है, दूसरी भुजा 2x + 1 है, जिसकी भुजा बड़ी होगी वो बड़ा वर्ग भी बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा की घात 2, भुजा हमारी दे रखी है, भुजा हमारी दे रखी है वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। ये तो x की वैल्यू दे रखी है, छोटे वर्ग की भुजा निकल कर आई। बड़े वर्ग की भुजा निकालने के लिए, तो बड़े की भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा तो ये है, इसकी भुजा निकालने के लिए 2 × x की वैल्यू हमारी 8 आई है प्लस का 1, 8 दूनी 16, 1 17 हो गया। अब आया बड़े वर्ग की भुजा, तो बड़े वर्ग की भुजा ये आ गई, और इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, ठीक है। भुजा की घात 2, 17 की घात 2 हो जाएगा, 17 17 कितना हो गया 289, 17 17 289, ठीक है। यही हमारा क्या दिया है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में होता है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 4, 20 और 28 के एलसीएम व एचसीएफ का योगफल ज्ञात करो। दोस्तों सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए थोड़ा स्पीड को भी मेंटेन रखना पड़ेगा दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करें। 4, 20, 28 का जब एलसीएम निकालेंगे, 4, 20, 28, 28 का जब एलसीएम निकालेंगे, जब कोई पोजीशन समझ नहीं आती एलसीएम की तो हम लोग सीधे से उसको काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहले हम 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, सीधे हम 4 से काट दें, 2 का झंझट ही खत्म करो, 4 एकम 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। अब किसी से नहीं कट रहा, 7 पंजे 35, 35 चौक 35 दूनी 70, 140, ठीक है। तो इसका एलसीएम तो निकल कर आ गया 140, 4 पंजे 20, सत्ते 140। और एचसीएफ इसका कितना निकल कर आएगा दोस्तों, एचसीएफ कितना निकल कर आएगा इसका, एचसीएफ निकलेगा वो संख्या जो इन सबको काट दे, ठीक है। एलसीएम मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सब संख्याओं से कट जाए, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको आसानी से काट दे। तो इन सबको आसानी से काटने वाली संख्या कौन सी है यहाँ पर, एचसीएफ इसका 4 ही होगा, ठीक है। एचसीएफ इसका 4 होगा, 4 से 4 कट रहा है, 20 कट रहा है, 28 कट रहा है, ठीक है। 5 से देखेंगे तो 20 कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। 2 से तो ये सब कट जाएंगे, लेकिन एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, और किसी से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है। पूछ रहा है इन दोनों का योगफल ज्ञात करो, तो इनको जोड़ दो तो 140 और 4 144, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया -20 -3/4 और 1/2 और 10 में कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, ठीक है। इन चारों संख्याओं में 1 2 3 4 संख्याएं हैं, इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो स्वयं अपने वर्ग से बड़ी है, ठीक है। तो करके देख लेंगे दोस्तों, वर्ग मतलब स्क्वायर, वो संख्या 2 बार, ठीक है, उसका स्क्वायर लिख लेते हैं। तो -20 × -20 जब करेंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 400 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या -20 के अपने वर्ग से बड़ी है, तो ये अपने वर्ग से बड़ी नहीं होगी क्योंकि इसका वर्ग बढ़ा है। इसी पोजीशन पर करेंगे -3/4 गुणा -3/4, ठीक है, 3 3 9 और 4 चौक 16, माइनस माइनस हो गया प्लस। क्या ये संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये माइनस में है और ये प्लस में आ रही है दोस्तों, तो ये अपने वर्ग से छोटी हो गई, ये भी छोटी होगी वर्ग से अपनी। ये इसका प्लस का है आंसर और ये माइनस का है, माइनस प्लस से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों, एक पोजीशन और है, 1/2 गुणा 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/4, ठीक है। अभी आधा था, अब 1/4 हो गया, ठीक है। कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी? वर्ग करने पर 1/4 हो गया, पहले आधा था तो 1/4 हो गया, और छोटा हो गया, ठीक है, तो ये संख्या अपने वर्ग से बड़ी।
देख लेते हैं 10 को 10 गुणा जब 10 करने वाले हैं 10 दसावन पूरे 100 हो जाएंगे, तो ये 10 भी अपने वर्ग से छोटा है, तो कह सकते हैं 1/2 जो है वो संख्या ऐसी है जो अपने वर्ग से बड़ी है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। a³ बराबर दिया 1+7 और 3 की पावर 3 3³ दिया है 1+7+b और 4³ दिया है 1+7+c, तो a+b+c की वैल्यू याद करो। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल दें, यहाँ से b की निकाल दें, यहाँ से c की निकाल दें, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, a की घात 3 बराबर कितना हो गया 7 1 8। ठीक है, यहाँ पर देखें तो a³ बराबर ये होता है 2 का क्यूब। ठीक है, बराबर के दोनों साइड हैं, घातें बराबर हैं, घात से घात कट जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ठीक है, या तो हम लोग वो करते थे a³ = 8। ठीक है, a = अंडर रूट घन में 3, तो a = क्यूब 2 की पावर 3, तो वही आता था, क्यूब से क्यूब रूट कट जाता था, 2 आता था, इसलिए हम लोग सीधे पावर का इस्तेमाल करके थोड़ा क्वेश्चन को ईजी कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई 3 3 9 3 27 = 7 1 8 प्लस का b। ठीक है, b की वैल्यू जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे 27 - 8, 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेंगे, 19 8 9 8 17 होता है, हाँ 19, b की वैल्यू आ गई हमारी 19 8 27। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही हम लोग निकालेंगे c की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग का था 4 चौक 16 चौक 64 प्लस का 7 1 8 प्लस का c की वैल्यू निकालेंगे 64। ठीक है, प्लस के हैं माइनस के इस साइड होकर हो जाएंगे माइनस, 64 में से जब 8 जाएंगे तो 8 6 14 मतलब 56, यहाँ पर बचा हमारा c की वैल्यू 56। ठीक है, सारे जोड़ देंगे, हमारा a+b+c निकल कर आ जाएगा। ठीक है, भाई हमसे पूछ रहा है तो हम लोग वही करने वाले हैं, 2 प्लस का 19 प्लस का 56। ठीक है, प्लस का 56, इसको जोड़ देंगे 6 9 6 15 तो 17, कैरी 1 5 1 6 और 1 7, तो 77, a+b+c की वैल्यू 77, और ये हमसे पूछ रहा है, यही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में कोण ABD की माप ज्ञात करो। कोई त्रिभुज दे दिया है ABC, ठीक है, इनमें कोण दे दिया, कोण A इतना दे दिया, कोण BCD में कोण B दे दिया 18 डिग्री, D दे दिया 119, C दे दिया नहीं है। ठीक है, ये कोण पूछ रहा है, कोण ABD, A B और D ज्ञात करो। मान लिया इसको हम मान लेते हैं x डिग्री है। ठीक है, मतलब आप लोग हमेशा जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर त्रिभुज BCD में देखें ठीक है, तो B दिया है, D दिया है, C दिया है, इसमें हम लोग ध्यान दें तो हम लोग इसको फिर आसानी से C कोण हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जब C कोण हमारा आसानी से निकल जाएगा, C कोण जब निकल जाएगा तो हम लोग A कोण A पता है, C पता है, और फिर B के लिए जो टोटल B का कोण होगा उसमें से हम लोग 18 घटा देंगे, तो हमारा BD में जो कोण होगा वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखेंगे कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। भाई हम लोगों ने लिख लिया। BCD में देखा है कोण B है हमारा 18 डिग्री। ठीक है, कोण C हमें ज्ञात करना है, कोण C ज्ञात करना है, कोण D हमारा दे दिया है 119 डिग्री। ठीक है, और बराबर में 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दें हम, कोण C = 180 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ के जब बराबर को साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दें, 9 8 17 के साथ। ठीक है, कैरी 1 1 2 और 1 3 और 1 तो हमारा है 119। ठीक है, 118 18 दूनी 36 और 1 बचेगा 19। ठीक है, 137। कोण C का मान हमारा यहाँ से क्या निकल कर आने वाला है, जब 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6। ठीक है, 63, 6 7 3 10, 6 3 9, 7 3 10, कैरी 1 6 3 9 1 10, गड़बड़ है दोस्तों, 10 में से 7 गए, 3 बचे, यहाँ बचे 7, 7 में से 6 गए, 7 में से 3 गए दोस्तों, तो बचेगा हमारा 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, 43 बचेगा। ठीक है, अब सही है। ठीक है, 7 3 10, 4 3 7 1 8, 43 डिग्री, ये हमारा निकल कर आया 43 डिग्री। ठीक है, अब पूछ रहा है तो कोण क्या पूछ रहा है, ABC में कोण ABD, कोण ABD पूछ रहा है, कोण ABD ज्ञात करो। तो हम लोग वो करने वाले हैं अब, त्रिभुज ABCD
सी में, ठीक है। ए बी डी हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से निकालेंगे तब हम लोग क्या करने वाले हैं, कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर वही कंडीशन है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का ये 180 डिग्री होता है। तो कोण ए दे रखा है हम लोग को 62 डिग्री, कोण बी दे रखा है हम लोग को 18 प्लस का एक्स, ठीक है, 18 प्लस का एक्स, ठीक है। ए बी सी की जब बात हो रही है तो ये पूरा कोण होगा, ये 18 है और ये एक्स है, तो दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। प्लस का कोण सी हम लोग को दे रखा है 43 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या करने वाले हम लोग, इसको जोड़ लें, ठीक है। सारे प्लस में है तो ये हो गया 3 8 2 10 3 13 के 3 कैरी 1 4 6 10 1 11 और 1 12, ठीक है। यही हो गया 60 70 60 40 100 110 110 8 2 10 3 13 10 और 13 23 123 प्लस का एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल दें, एक्स की वैल्यू निकाल दें तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का इधर जाएगा तो 123 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको सीधे से 180 में से घटा देंगे, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, ठीक है। 10 में से 3 गए 7 बचे, यहाँ बचे 7 7 में से 2 गए 5 बचे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 57 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है घन का, किसी घन का आयतन जो है 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए घन क्या होता है, घन में कितने फलक होते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैंने आपको ज्योमेट्री में करवा रखा है, ठीक है, 3D में अपना, ठीक है। इस तरीके का हमारा एक घन होता है, घन के कितने फलक होते हैं, घन के कितने फलक होते हैं, 8 फलक होते हैं, ठीक है। 6 फलक होते हैं, सॉरी 6 फलक होते हैं घन के, 6 फलक, मतलब कोई पासा जो होता है, लूडो का जो पासा होता है वो हमारा घन का ही रूप होता है, ठीक है। उसमें 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4, एक ऊपर का 5 और एक नीचे का 6, ठीक है। 6 फलक होते हैं और सारे फलक जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक वर्ग के आकार के होते हैं। घन का प्रत्येक फलक जो होता है वो एक वर्ग के शेप में होता है, ठीक है। सबसे पहले दिया घन का आयतन, तो किसी पूछा इसके एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को भुजा चाहिए, ठीक है। तो भुजा हम लोग निकालेंगे घन के आयतन से। जब हम लोग को आयतन दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन होता है भुजा की घात 3 बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू ये होता है 5 का क्यूब, ठीक है। क्यूब से क्यूब कट जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, भुजा आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है एक फलक का क्षेत्रफल, फलक होता है वर्गनुमा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे सीधे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, भुजा हम लोग निकाल चुके 5, 5 की घात 2, 5 पंजे 25 सेंटीमीटर। जब घन का आयतन है तो क्यूब में है, जब उसका वर्ग का क्षेत्रफल या आयतन होगा तो स्क्वायर में होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज टी क्यू आर एक ही आधार क्यू आर पर हैं, ठीक है। एक ही आधार क्यू आर पर हैं, तो सबसे पहले हम कोई आधार खींच लेते हैं क्यू आर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, आधार खींच लेते हैं क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई हमने कोई एक पॉइंट ले लें यहाँ पर पी, ठीक है, यहाँ पर कोई हमने ले लिया पी, तभी तो हुआ हमारा पी क्यू आर, ठीक है। और अगला त्रिभुज है टी क्यू आर, अगला त्रिभुज टी क्यू आर कैसे होगा, फिर यहाँ से भी कोई इसका इस तरीके से कोई त्रिभुज होगा, ठीक है, सॉरी इस तरीके से भी कोई त्रिभुज होगा, सीधा नहीं बना दोस्तों, इस तरीके से कोई त्रिभुज होगा तो भी तो बनेगा टी क्यू आर। यहाँ पर टी ले लेंगे, टी क्यू आर, पी क्यू आर ये बना, टी क्यू आर ये बना। एक ही आधार क्यू आर पर है, क्यू आर इनका आधार है दोनों का, ठीक है, एक ही आधार पर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को सेट कर लिया, ठीक है। यदि पी क्यू बराबर टी आर, क्या दिया है, पी क्यू बराबर टी आर तथा पी आर बराबर टी क्यू, ठीक है, तथा पी आर बराबर टी क्यू। तो पूछ रहा है तो त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करो, तो त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करनी क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। पी क्यू बराबर टी आर, यानी कि बोले ये भुजा दे रखी है, पी क्यू बराबर दे दिए किसके, टी आर के, ठीक है। इसकी बाहर की भुजा, इसकी बाहर की भुजा, मतलब दोनों बराबर दे रखी हैं। अब अगली पोजीशन क्या दे रखी है, पी आर बराबर टी क्यू। अब वो पी आर, ये अंदर की जो भुजा है पी आर, ये बराबर दे रखी टी क्यू के, ये भुजा दे रखी टी क्यू, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं,
ठीक है, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, आप पूछ रहा है त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करो। दोस्तों मैंने आपको ज्योमेट्री भी जब कराई थी तो मैंने आप लोग को कराया था, जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, या दो कोण बराबर हों, या दो संगत कोण बराबर हों, ठीक है, या दो मतलब भुजाएं बराबर हों, या दो संगत कोण बराबर हों, ठीक है, या कैसे भी दो कोण बराबर हों, जैसे कि एक दो कोण बराबर हों एक ही रेखा पर, तो हम लोग कहते हैं कि वो त्रिभुज हमेशा सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने पूछा त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करो, जब यहाँ पर ये इसकी एक भुजा ये बराबर है, ठीक है, बाहर बाहर की, इस वाले त्रिभुज में ये वाले त्रिभुज में बाहर की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अगली प्रकृति की बात आई, जब ये वाली भुजा पी आर बराबर है टी क्यू की, तो दो भुजाएं बराबर हो गई, या तो दो कोण बराबर हो या तो दो भुजाएं बराबर हो, तो त्रिभुज हमेशा सर्वांग सम होता है। तो सीधे से हम कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। ठीक है, बराबर के ऊपर अगर इस तरीके से लहर वाला कुछ लगा देते हैं तो वो सर्वांग सम का चिन्ह होता है। बराबर सर्वांग सम है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, मोस्टली आप लोग को इसी तरीके से ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखें, सीधे से आप लोग समझ जाएंगे जब भी दो भुजाएं बराबर हो या दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम हुआ त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया दोस्तों 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। ठीक है, ये जनसंख्या किसके बराबर होगी? जो किसके बराबर होगी मतलब इकाई दहाई सैकड़े की टर्म में इसको फॉरवर्ड करवाना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे लेकिन मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, सीधे से मैं आपको चेंज करा रहा हूँ। ठीक है, किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। आप लोग को आसानी से पता होगा, अब तो सब सोशल मीडिया का क्रेज चल रहा है दोस्तों, तो उसमें आप लोग को सब जानते हो कि मिलियन में क्या होता है। ठीक है, एक मिलियन किसके बराबर होता है? एक मिलियन किसके बराबर होता है दोस्तों? एक मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। ठीक है, 10 लाख के, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो एक मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। और 30.30 मिलियन थी ये जनसंख्या, मतलब अब किसके बराबर होगी ये पूछ रहा है। तो 30.3 मिलियन को सीधे से हम अगर 10 लाख से गुणा कर दें, ठीक है, तो हमारी वो जो जनसंख्या थी वो सीधे इकाई दहाई के फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है, 30.3 मिलियन, 30 और 3 ये तो क्लियर है ही हमारा। इतना कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 ही है दोस्तों। 2 3 4 5 6 जीरो हैं। क्या दिया है? एक से पहले दशमलव है, एक से पहले दशमलव यहाँ पर आएगा दोस्तों, एक से पहले दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी मौजूदा जनसंख्या क्या हुई? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ 30 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख दोस्तों, 3 करोड़ 3 लाख जनसंख्या होगी। या तो इस फॉर्मेट में आंसर देगा या तो इस फॉर्मेट में देगा। ठीक है, आप लोग को सीधे से आंसर को क्लिक कर देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया दो संख्याओं को योग 32 है, एक संख्या -36 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों टेंशन में नहीं पड़ना है कि एक संख्या -36 देती तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब हम लोग को सीधे से दे रखा है पहली संख्या -36, ठीक है, तो दूसरी संख्या हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे? जो हमारी टोटल संख्या हुआ करती थी उसमें से वो जो संख्या होती थी उसको हम घटा दिया करते थे। घटा दिया करते थे कैसे? उस संख्या को। ठीक है, उस संख्या को। ठीक है, यही तो हम लोग करने वाले थे। हमारे लोग 62 था, एक संख्या x थी, तो दूसरी संख्या हम लोगों ने निकालने के लिए क्या करा था? 62 - x करा था। ठीक है, सेम वही पोजीशन है यहाँ पर। पहली संख्या योग दे दिया है 32, ठीक है, एक संख्या दे दी है 36, एक संख्या दे दी है -36। ठीक है, ये पहली संख्या -36 दे दी, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल योग 32 है, 32 में से जो अगली संख्या है वो घटा देंगे, लेकिन क्या घटाएंगे? -36। ठीक है, तो क्या हुआ? 32 हुआ, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का, और अंदर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 30 दूनी 60 और 6 दूनी 8, 68। तो दूसरी संख्या हमारी 68 होने वाली है, तभी दो संख्याओं का योग 32 होगा। कैसे होगा दोस्तों? आप सोचते होंगे इतनी लंबी चौड़ी संख्या कैसे आ गई? दूसरी संख्या हमारी 68 है, ठीक है, पहली संख्या है हमारी -36, तो -36 जब घटा देंगे, ठीक है, इसमें से जब -36 घटा देंगे तो 8 में से जब 6 गए, इसमें से पहली संख्या है हमारी -36, 8 में से 6 गए तो हमारे बचे 2, और यहाँ पर 6 में से 3 गए तो हमारे बचे
3, ठीक है। 8 में से 6 गए 2 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, तो यही आ गया हमारा योग कितना आया 32। वही हम लोगों से पूछ रहा था, ठीक है। योग 32 जब ही होगा जब एक संख्या माइनस की 36 है और दूसरी संख्या 68 है, ठीक है। 68 में से जब 68 और 36 जब जोड़ेंगे, ठीक है, 68 और 36 जब जोड़ेंगे तो जब भी, ठीक है। इसको ऐसे नहीं समझ, आप लोग समझे, आप लोग अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए, इसको जब 68 और 36 को जोड़ेंगे माइनस का 36, यही तो हुआ फॉर्मेट। 68 और 36 को जोड़ा तो हमारा क्या आया, 68 तो है ही, प्लस और माइनस हमारा माइनस का आ गया 36, तो ये भी तो जोड़ना ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 68 में से 36 घटाएंगे तो 32, वही हम लोग का दे रखा है, दो संख्याओं का योग 32 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया दो गुणनखंड, मतलब दो हम लोग को द्विघात समीकरण दे दिए हैं, x² + 7x + 10 तथा x² - 3x - 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो। या तो दोस्तों हम लोग करें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इनके सब दोनों के अलग अलग फैक्टर करें, ठीक है। फिर उनमें जो दो गुणनखंड निकलेंगे उन दोनों में जो कॉमन आएगा उसको हम इन चारों में से छांट लेंगे, ठीक है। या तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधे से क्वेश्चन में x - 2 बराबर 0 के रख दें तो x बराबर 2 रख कर देख लो, ठीक है। x - 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5 रख कर देख लो, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस प्लस का है तो माइनस का 5, यहाँ पर x प्लस का है तो माइनस का 2 रख कर देख लो, ठीक है। तो हम रख कर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग रख कर देखेंगे x - 2, ठीक है। x - 2 बराबर 0 तो उधर जाएगा x बराबर 2, x बराबर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 14 और 4 18, 18 10 28, ठीक है। यहाँ पर आया हमारा 28, ठीक है। 28 नहीं आएगा दोस्तों, और इन दोनों में से, इन सब में से उभयनिष्ठ गुणनखंड वही आएगा जो जिसकी वैल्यू हम लोग जब x की वैल्यू बराबर रखेंगे तो सीधा सीधा पूरा वो इक्वेशन को काट देगा। कैसे करके काट देगा, यहाँ पर जब हम लोगों ने 2 रखा, ठीक है, 2 दूनी 4 हुआ और 7 दूनी 14, 4 18 10 28, ठीक है। ये तो 28 हुआ, कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आ गई, ये नहीं कटा, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे, हम रखेंगे x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35 और 25, 35 और 25, 35 35 5 40 20 60 तो 70, ठीक है। ये भी 70 आ गया, ये भी नहीं कटी वैल्यू, ये भी हम लोग नहीं रखेंगे। तो x + 5 रखेंगे तो x बराबर -5 हो जाएगा, ठीक है। -5 रखेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस रखेंगे 7 पंजे 35 हो जाएगा, प्लस का 10, 35 में से जब 35 में से जब 25 जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 10 और प्लस का 10, ठीक है। तो ये तो 0 पूरा कट गया, तो ये हो सकता है। अब इसको इसमें भी रख कर देख लेते हैं, ठीक है। जब 5 को x में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 पंजे 25, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू माइनस की 5 है, यहाँ माइनस के 3 है, 3 पंजे 15, माइनस माइनस प्लस की 15 हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। 15 और 25 कितना हो गया, 40 हो गया, 25 5 30 10, 40 में से अब 10 घटेगा तो हमारा 30 बचेगा। तो ये भी हमारा यहाँ पर आकर मतलब गलत हो गया, ठीक है, इससे भी नहीं कटने वाला। तो x + 2 बचा हमारा, x + 2 = x बराबर -2 जब रखेंगे, x बराबर दोस्तों जब -2 रखेंगे तो इसको हम रख के देख लेते हैं -2 को, तो यही ऑप्शन बचा है, तो यही होने वाला होगा तो ठीक है। लेकिन कैसे होगा वो आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। x बराबर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 7 -2 प्लस का 10, ये कंडीशन हुई। इधर हुई x बराबर -2 का स्क्वायर, इस वाले में भी रख लेते हैं -3 गुणा -2 और -10, ठीक है। अब देख लेते हैं अगर कोई बराबर दोनों कट जा रहे हैं फुल तो x बराबर x + 2 ही इसका गुणनखंड होगा उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हुआ 2 दूनी 4, ये तो प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 प्लस के 10, ठीक है। 10 और 4 14 और माइनस के 14, 14 से 14 कट गया, 0 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया, इस वाली कंडीशन में तो x + 2 उभयनिष्ठ, और x + 2 मतलब हो गया क्योंकि x + 2 ने इसको पूरा काट दिया। इस वाली कंडीशन में देखते हैं 2 दूनी 4 माइनस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस का 10, 6 4 10 माइनस का 10, 10 से 10 कट गया, बराबर आ गया 0, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में भी इसने x + 2 ने इसको पूरा काट दिया, ठीक है। तो x + 2 ऐसी वैल्यू है जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है इन दोनों का, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा ना करना चाहें तो आप लोग सीधे से इनका गुणनखंड कर लीजिए और वहाँ पर जाकर भी x + 2 ही निकलने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 10 - 1 किससे भाज्य होगी, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन कोई दी होती, मैंने आप लोग को बताया था पावर वाली कंडीशन दी होती थी, सबसे पहले उसकी पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते थे। 4 दूनी 8, 2 कट गया, शेष कितना बचा, 2 शेष बचा यहाँ पर, ठीक है।
4 दूनी 8, 2 शेष बच गया, उस जो 2 शेष बचा 4 दूनी 8, 4 से काटा था 10 को, 4 दूनी 8, कितना शेष बचा 2 शेष बचा। ठीक है, इस जो भी 2 शेष बचता है उसको जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक तो यहाँ पर 2 ही है, उसकी पावर में लगा देते हैं जो भी शेष बचता है। ठीक है, तो माइनस का 1, 2 दूनी 4, माइनस का 1 बराबर हो गया 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 है, 3 बचा, किससे भाज्य होगा 3 से ही भाज्य होगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, ऐसा ना करना चाहें तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सीधे से इसको 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 को आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके लिख लें, उसमें से 1 घटा दें और जो भी अंक आएंगे उसको देख लें कि किसके पहाड़े में आ रहा है। अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 से भाज्य होगा, 9 के पहाड़े में आ रहा है तो 9 से भाज्य होगा, क्योंकि सम से तो कटेगा नहीं, एक घट जाएगा तो विषम संख्या हो जाएगी, या तो 3 से भाज्य होगा या 9 से। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दे दिया a सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि इसकी लंबाई l सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करो। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वही देख लेते हैं, जान लेते हैं आयत। ठीक है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, परिमाप, ये आयत है, आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमने सामने की भुजाएं बराबर दी, परिमित बाहर का परिमाप, मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई करते थे हम लोग। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप पूछ रहा है, परिमाप ज्ञात करने में 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई पता है हमारे पास L है लेकिन चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल दे रहेगा उससे हम लोग निकालने वाले हैं चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर दे देंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या था, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई दोस्तों एल की फॉर्मेट में दे रखा है तो हम इस बार में हिंदी वर्डों का यूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे कहीं ना कहीं, लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारी क्षेत्रफल दे दिया है हमारा a, लंबाई दे दी हमारी l प्लस चौड़ाई हमारी नहीं दी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल में से इस लंबाई को घटा देंगे, यहाँ से हमारी निकल कर आ गई चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल है दे रखा है a और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों की जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। क्षेत्रफल मतलब अंदर का एरिया। ठीक है, तो यहाँ से परिमाप निकालना है, परिमाप निकालने के लिए 2 तो पहले से दे रखा है, लंबाई इसकी दे रखी है हमें l, ठीक है, प्लस चौड़ाई हमें दे रखी है a माइनस l। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल a स्क्वायर, a सेंटीमीटर्स की लंबाई l, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। परिमाप होता है परिमाप, परिमित बाहर का माप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई प्लस, सॉरी दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं होता, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है दोस्तों, वहीं तो मैं कह रहा हूँ कुछ मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, फिर से देख लेंगे क्वेश्चन को, वही मैं सोच रहा था कुछ तो मिस्टेक है, मिस्टेक वही थी जो हम लोग कर रहे थे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बाई मिस्टेक कभी कभार हो जाता है दोस्तों, माइंड ना करें। क्षेत्रफल है, लंबाई हमारी एल दे रखी है, ठीक है, एल दे रखी और यहाँ पर गुणा में हमारी चौड़ाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग जब चौड़ाई निकालेंगे दोस्तों, चौड़ाई निकालेंगे तो जब गुणा में है तो इधर जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, किसके, ए के बटे में, ए अपॉन एल होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ से हमें चौड़ाई मिल गई। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने करा, चौड़ाई हमारी कितनी थी, ए अपॉन एल। ठीक है, ये हमारी चौड़ाई। परिमाप पूछ रहा है तो ऐसा भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, या तो आपको देगा 2, इसको सॉल्व कर लें, एल स्क्वायर प्लस का ए अपॉन एल, इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, या तो आपको इस तरीके से देगा या इस तरीके से देगा, या तो आपको सीधे फिर इस टर्म को इतना छोड़ दो, इस टर्म को इधर सॉल्व करता हूँ, 2l प्लस का 2a और इसके अपॉन में l, सॉरी 2a और इसके अपॉन में l, या तो ये भी कंडीशन दे देगा, या तो ये कंडीशन दे देगा, या इसके बाद ये कंडीशन दे देगा, या फिर ये कंडीशन दे सकता है, कोई भी कंडीशन दे देगा आपको, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसका नंबर्स में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया है वृत्त की परिधि दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर देती है 3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ठीक है, πr स्क्वायर होता है, इसके लिए हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसलिए परिधि से उसकी आर की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। आर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/2 और पाई। दोस्तों पाई में ही रहने देते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। अब यहाँ से पूछा है क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई और आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 3/2 पाई, ठीक है। 3/2 पाई गुणा 3/2 पाई, ठीक है। 3/2 पाई, इसलिए मैंने बोला पाई में रहने दो। कहीं ना कहीं हम लोग एक पाई को काट देते हैं, 22/7 22/7 इसको फिर काटना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं, एक पाई से हम लोगों ने एक पाई काट दिया। ऊपर क्या बचा, 3 3 9, नीचे बचा 2 दूनी 4, सॉरी नीचे बचा 2 दूनी 4 और पाई, ठीक है। मोस्टली आंसर इसी रूप में देता है इन क्वेश्चनों में। अगर इस टाइप से ना दे आंसर, अगर पाई का मान दे दिया हो 22/7, ठीक है, तो पाई का मान 22/7 करके आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और आज के हमारे इस पहले सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों को देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले किलोमीटर की दूरी, ठीक है। पहले तो दे दिया 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया कितने किलोमीटर, आगे पूछ रहा है कि दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 2 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ से तो हमें पता नहीं लग रहा है कि अगले किलोमीटर की दूरी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है वो कितने किलोमीटर की चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़ा तो हम लोग को पता लग गया कि पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी के लिए है, ठीक है। और अगली 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है वो भी कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर की दूरी के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन आगे जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि 2 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करो, ठीक है। तो 1 किलोमीटर तो यहाँ चल गया, तो आगे 1 किलोमीटर ही चला होगा, जब भी तो 2 किलोमीटर के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एवरेज में पूरा टॉपिक कराया है दोस्तों, ठीक है। एवरेज का पूरा जो टॉपिक कराया है और 2 बार करा चुका हूँ पूरा कंप्लीट, ठीक है। एक बार मैं आप लोग को सीटेड स्पेशल क्लास दे चुका हूँ, ठीक है, एवरेज की। और एक बार मैं आप लोग अर्थमेटिक में जब मैंने कंप्लीट मैथ कराया हुआ उसमें भी मैंने आप लोग को बहुत ही बेसिक तरीके से कराया। तो उसमें मैंने आप लोग को एक पॉइंट लिखा था, आपको ध्यान हो, ठीक है। जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो औसत चाल किस तरीके से निकालते हैं। जब दूरी समान हो तो औसत चाल के लिए एक फार्मूला लगाया था, मैंने बोला था ये इकलौता फार्मूला है, ये सिंगल क्वेश्चन ऐसा होता है जो उसी फार्मूले से बहुत आसानी से निकल जाता है। तो मैं आप लोग को बताया था 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था। जब या तो ऐसा हो, आने जाने की दूरी दी होगी, जितनी दूरी जा रहा है उतनी ही दूरी आ रहा है, ठीक है, ऐसे दी होगी। या तो फिर इस तरीके से दे दी, 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और अगले 1 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। अब उसने ये नहीं दिया कि जा रहा है या आ रहा है, ठीक है, लेकिन दूरी तो समान है। चलो मान लिया पहले 1 किलोमीटर की दूरी इतनी चली, फिर भी तो अगले भी तो 1 ही किलोमीटर की दूरी चली, तब भी तो दूरी समान ही है, ठीक है। तो वही दूरी जब समान हो तो औसत चाल निकालने के लिए क्या कहते हैं, 2ab अपॉन a प्लस बी, सिंगल फार्मूला लिखवाया था मैंने। इसी से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कैसे, 2 इंटू ए और बी किसी को भी मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी है, इसको बी है, इसको ए, दोनों कंडीशन में दोनों चाल ही हैं, यहाँ गुणे में है, यहाँ जोड़ में है, ठीक है। तो हम लोग कहीं से भी कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक है। तो इसको कर लेंगे 30 गुणा 40 और इसको कर लेंगे 30 प्लस 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। इसका हमारा कितना आने वाला है, इसको हटा देता हूँ दोस्तों। इसका हमारा आ गया 4 3 12 दूनी 24, 2 3 6 चौक 24, 24 1 0 2 0 2400 डिवाइड बाई कितना आएगा हमारा, डिवाइड में कितना आएगा, 40 30 70, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको सीधे से काट लें, कितना आएगा, 7 3 21, 7 चौक 28, ज़्यादा होगा, 7 3 21, 21 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28, 30 7 चौक 28 बचे 2/7। औसत चाल पूछ रहा है 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मोस्टली इसी रूप में क्वेश्चन को वो देता है, भिन्न के रूप में। अगर आपको टोटल दिया हो पूरा तो हम लोग पूरा भी कर सकते हैं। 7 3 21, 7 चौक 28 बचे 2, दशमलव लगाकर 0 बढ़ाया 20 हो गए, 7 दूनी 14, अब 6 बचे
दशमलव लगा के 0 बना रही है, 7 अट्ठे 56, तब हम लोग को कुछ इस तरीके से देगा। ठीक है, इस तरीके से भी दे सकता है 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सी टेट के लिए जो मैंने प्रैक्टिस सेट का आपको सेशन शुरू किया हुआ है दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और मैंने आप लोग को इसमें वो सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं प्रीवियस ईयर से जो लिए गए हैं और सारे हर टॉपिक से क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन आप लोग को पसंद आया होगा और डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। SJT क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। डेली रात 9 बजे मैं आपको अब डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, तो चैनल पर बने रहें दोस्तों और कंटिन्यू बिल्कुल सेशन को देखते रहें। ठीक है, एक भी क्लास मिस ना करें। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम आने तक सारे प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए तो आप लोग के 30 में से 30 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि 15 नंबर की मतलब उसमें पेडागोजी आती है और वो पेडागोजी इतनी हार्ड नहीं होती दोस्तों। ठीक है, वो मैं आप लोग को मतलब 4-5 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा मैथ की पेडागोजी, तो सारा कुछ मैथ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं अगले किसी प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।